सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि किस तरीके से हम जो बड़े बड़े पेप्टाइड के फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें पहले हम छोटे फ्रेगमेंट्स में चेंज करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, उनको एडमिन प्रोसेस से फिर उनका मतलब हम प्रोसेस करा सकें, उनकी हम आइडेंटिफिकेशन करा सकें। सो इसी में अब हमारा आगे पे जो है प्रोसीड कर रहे हैं हम ऑर्डरिंग पेप्टाइड फ्रेगमेंट से। So the order of trypsin fragment in the original polypeptide chain must now be determined। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि जो सीक्वेंस है हम पेप्टाइड का वो करवा रहे हैं, किसके जैसे पहले हमने उसमें ट्रिप्सिन का एक्शन करा है। तो ट्रिप्सिन के एक्शन के बाद हम उन फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट कर लेते हैं एडमन प्रोसीजर से। एडमन प्रोसीजर का अगर हम एक क्विक रिकैप देखें तो हमें दिया हुआ है ये वाला। तो ये जो बी है, बी पॉइंट है एडमन डिग्रेडेशन। इसमें हम यूज़ करते हैं फिनाइल लियोथियोसाइनेट। तो क्या होता है ये जो बॉन्ड है पीटीसी एडेक्ट का वो ब्रेक होता है और हमारे पास एक शॉर्ट जो पेप्टाइड चेन है वो आ जाती है, जो कि हमें यहाँ पे शोन है, हमें यहाँ पे दिख रही है कि ये जो शॉर्ट पेप्टाइड चेन है ये हमारी आ गई। तो अब हम इसी में पढ़ रहे हैं कि हमने जब फ्रेगमेंट्स को एडमन प्रोसेस से हमने उसको अंडरगो किया, मतलब वो एडमन प्रोसेस से गई, उसके बाद क्या है, अनदर सैंपल ऑफ इंटैक्ट पॉलीपेप्टाइड इज क्लीव्ड इनटू फ्रैगमेंट यूजिंग अ डिफरेंट एंजाइम और रिएजेंट। इसके बाद क्या होता है, हमने जब ओरिजिनल चेन जो है हमने उसको डिटरमाइन कर लिया, उसके बाद हम एक और सैंपल लेते हैं और उसको फिर हम क्लीव कराते हैं डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में, लेकिन इस बार हम क्या करते हैं, दूसरा एंजाइम यूज़ करते हैं और फिर ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं वो क्लीव होते हैं और ये एक दूसरे के साथ अलग होते हैं, यानी कि क्लीव किससे होते हैं, ट्रिप्सिन से होते हैं। सो फॉर एग्जांपल साइनोजन ब्रोमाइड क्लीव ओनली दोज पेप्टाइड बॉन्ड्स इन विच द कार्बोनिल ग्रुप इज कंट्रीब्यूटेड बाय मेट। तो हमारे पास एक साइनोजन ब्रोमाइड है जो किसको क्लीव कर रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव कर रहा है कार्बोनिल ग्रुप के। The fragments resulting from this second procedure are then separated and sequenced as before। तो अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं जो हमने मतलब ये जो सेकंड प्रोसीजर से हमें मिले हैं, इनको फिर हम सेपरेट करते हैं और फिर हम इनको सीक्वेंस करते हैं। द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ईच फ्रेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय द टू क्लीव्ड प्रोसीजर आर एग्जामिन्ड। उसके बाद ये दोनों जो हमने दोनों प्रोसेसेस से जो हमने अमीनो एसिड का सीक्वेंस कराया है, उनको क्लीव कराया है, हम उन्हें एग्जामिन करते हैं with the objective of finding peptide from the second procedure whose sequence established continuity because of overlaps between the fragments obtained by the first cleavage procedures। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि पहले प्रोसीजर से जो हमें फ्रैगमेंट्स मिले और दूसरे प्रोसीजर से जो हमें फ्रैगमेंट्स मिले कि वो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओवरलैपिंग पेप्टाइड्स ऑब्टेन फ्रॉम सेकेंड फ्रैगमेंट्स यील्ड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट। तो जो फ्रैगमेंट्स ओवरलैप कर रहे होंगे, मतलब जो फ्रैगमेंट्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होंगे, यानी कि वो करेक्ट ऑर्डर में है, that is why they are overlapping। If the amino-terminal amino acid has been identified before the original cleavage of the protein, और अगर हमें जो ये अम्यूनो एसिड का टर्मिनल है ये हमने पहले ही पहचान लिया, मतलब ओरिजिनल क्लीविंग से पहले ही हमें उसका पता है, उसका जो अम्यूनो टर्मिनल है वो, then this information can be used to establish which fragment is derived from the amino टर्मिनस। तो इससे हमें ये इस चीज़ में हेल्प कर सकता है कि हम ये पता लगा सकते हैं, हम ये चीज़ कर सकते हैं कि जिस फ्रेगमेंट का हमें पता है कि उसमें अम्यूनो टर्मिनल से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसको उस पेप्टाइड को हम उस प्रोटीन को हम उस अम्यूनो एसिड टर्मिनल से two sets of fragments can be compared for possible errors in determining the amino acid sequence of each fragment। तो अब हमारे पास दो सेट हैं फ्रैगमेंट्स के, तो इससे हम क्या करेंगे, जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो एरर्स होते हैं वो हम पहचान सकते हैं इन सीक्वेंस से। इफ़ द सेकेंड क्लीवेज प्रोसीजर फेल्स टू इस्टेब्लिश कंटिन्यूटी बिटवीन ऑल पेप्टाइड्स, अगर ये जो सेकेंड प्रोसीजर है ये फेल हो गया कंटिन्यूटी प्रोवाइड करने में, कि ये पेप्टाइड्स को अच्छी तरीके से अगर क्लीव नहीं कर पा रहा है, तो हम थर्ड और हम
फोर्थ क्लीवेज पे कराते हैं इसी मेथड से। और हम जो हमें सेट चाहिए हम उस सेट को हम ऑब्टेन करते हैं फिर, और जो हमें नेसेसरी हो और जिससे हम ओवरलैप करा के जो फ्रेगमेंट्स हैं प्रोटीन के जो बिना एरर के हैं, जिससे हम ओवरलैप करा के हम पता लगा रहे हैं जिनका, हम उन्हें ऑब्टेन कर पाएँ। Then the next, which is locating disulfide bonds. If the primary structure is includes disulfide bonds, अगर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड है, their locations are determined in additional step after sequencing is completed. तो इनकी जो लोकेशंस है ये हम पता लगा सकते हैं, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं जो पहला स्टेप है उसके एडिशन में सीक्वेंस कंप्लीट होने के बाद। A sample of the protein is again cleaved with a reagent such as trypsin. तो हम क्या करते हैं, उस प्रोटीन को क्लीव करते हैं और वो जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो होता है ट्रिप्सिन। दिस टाइम विदाउट फर्स्ट ब्रेकिंग द डाइसल्फाइड बॉन्ड। और इसमें हम क्या करते हैं, पहले डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते हैं। द रिजल्टिंग पेप्टाइड्स आर सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इसमें क्या होता है कि हम जो पेप्टाइड्स हमें मिले हैं, हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम उसमें हम उसको ट्रिप्सिन से हम नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको क्लीव नहीं कर रहे हम, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको सेपरेट करवा रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से। एंड कंपेयर विद द ओरिजिनल सेट ऑफ पेप्टाइड्स जनरेटेड बाय ट्रिप्सिन। और पहले तो हम ट्रिप्सिन से क्लीव कराया हुआ हमारे पास एक सैंपल है जो कि ट्रिप्सिन से क्लीव्ड है, और दूसरा वाला हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम जनरेट कर रहे हैं। फिर हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। For each disulfide bond, two of the original peptide will be missing and a new large peptide will appear. अब इन दोनों जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है इनके लिए जो ओरिजिनल पेप्टाइड होगा उसमें से एक जो होगा, मतलब दो ओरिजिनल पेप्टाइड जो होंगे वो मिसिंग होंगे उसमें, और एक नया वाला जो लार्ज पेप्टाइड है वो क्या होगा, वो उसमें अपेयर होगा, वो दिखेगा। द two missing peptides represent the regions of the intact polypeptide that are linked by disulfide bond. तो अब ये जो मिसिंग पेप्टाइड्स हैं ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो पॉलीपेप्टाइड इंटैक्ट है जो लिंक्ड है एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से, वो। Then we have the next topic which is amino acid sequence can also be deduced by other methods. तो हमने अभी तक जो methods पढ़े हैं, हमने वो मेथड्स पढ़े हैं। पहला तो है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने। क्यों किया डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक, ताकि हम जो लार्ज प्रोटीन का सीक्वेंस है उसको स्मॉल सेगमेंट्स में कर पाएँ, और स्मॉल सेगमेंट्स में उनको करने के बाद हम दो प्रोसीजर्स कर सकते हैं। पहला तो हम उसमें सेंगर्स मेथड लगा सकते हैं, दूसरा हम एडमंड डिग्रेडेशन से इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। तो अब हमारे पास दूसरे मेथड्स भी हैं जिनसे हम अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। सो द अप्रोच आउटलाइंड अबव इज़ नॉट द ओनली वे टू डिटरमाइन अमीनो एसिड सीक्वेंस। तो यही जो प्रोसेसेस ऊपर दिए, सिर्फ यही नहीं होती प्रोसेसेस जो कि अप्रोच है अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता लगाने की। न्यू मेथड्स बेस्ड ऑन मास स्पेक्ट्रोमेट्री परमिट द सीक्वेंस ऑफ short polypeptides, that is 20 to 30 amino acid residues in just 5 minutes. तो अगर हमारे पास 20 से 30 पॉलीपेप्टाइड है, जिस मतलब 20 से 30 अमीनो एसिड कंटेनिंग कोई पॉलीपेप्टाइड है, तो हम उसको एक और प्रोसीजर से कर सकते हैं जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफी, और ये प्रोसीजर को करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। इन एडिशन विथ डेवलपमेंट ऑफ रैपिड डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड, जो रैपिड डीएनए का सीक्वेंसिंग मेथड है उसके एडिशन में द इलूसिडेशन ऑफ द जेनेटिक कोड एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स फॉर आइसोलेटिंग जीन्स। तो इन्हीं के जेनेटिक कोड्स को पता लगाने में, उनको स्टडी करने में, इसके अलावा जो अलग अलग हमने टेक्निक्स डेवलप किए हैं जिसमें हम जीन्स को आइसोलेट कर रहे हैं। रिसर्चर्स कैन डिड्यूस द सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जो रिसर्चर्स हैं वो पॉलीपेप्टाइड के सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं, उसे डिटरमाइन कर सकते हैं
बाय डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द जीन दैट कोड फॉर इट। हम उसका जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, उसके जीन को जो कोड कर रहा है उसको उसको डिटरमाइन करके। द टेक्निक्स यूज टू डिटरमाइन प्रोटीन एंड डीएनए सीक्वेंस आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो वो जो टेक्निक्स हैं जिनसे हम प्रोटीन का पता लगा रहे हैं, और जिनसे हम डीएनए सीक्वेंस का पता लगा रहे हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। व्हेन द जीन इज़ अवेलेबल, जब हमारे पास जीन अवेलेबल होता है तो हमारा जो डीएनए का सीक्वेंसिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है, और हमारा जो प्रोटीन का सीक्वेंस है वो भी बहुत एक्यूरेट निकल के आता है। मोस्ट प्रोटीन आर नाउ सीक्वेंस्ड इन दिस इनडायरेक्ट वे। और बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं वो आजकल इसी जो ये नया जो ये जो प्रोसीजर है इससे सीक्वेंस होते हैं। इन द जी इफ़ द जीन हैज़ नॉट बीन आइसोलेटेड, और अगर हमारे पास जीन आइसोलेटेड नहीं है, पहले तो अगर हमारे पास जीन आइसोलेटेड है तो हम डायरेक्टली उससे डीएनए का सीक्वेंस करेंगे और फिर हम प्रोटीन का सीक्वेंस हमारा एक्यूरेट निकल के आ जाएगा। लेकिन जब हमारे पास आइसोलेटेड फॉर्म में जीन नहीं है, देन डायरेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ पेप्टाइड इज़ नेसेसरी। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, जो पेप्टाइड है हमारे पास प्रेजेंट उसका हमें डायरेक्ट सीक्वेंसिंग कराना पड़ता है। एंड दिस कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, और इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड किस लोकेशन में प्रेजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉट अवेलेबल इन अ डीएनए सीक्वेंस, क्योंकि वो डीएनए सीक्वेंस में तो सल्फाइड बॉन्ड नहीं पता चल रहा, लेकिन वो जो प्रोटीन है उसमें प्रेजेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड में प्रेजेंट है, पेप्टाइड्स के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। इन एडिशन अ नॉलेज ऑफ अम्यूनो एसिड सीक्वेंस ऑफ even a part of polypeptide can greatly facilitated the isolation of the corresponding gene। तो इसके एडिशन में हमें जो अम्यूनो एसिड के सीक्वेंस की नॉलेज है हमें वो मिल जाती है। इससे जो भी पार्ट्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड के, वो इससे क्या हो सकते हैं, मतलब हम फैसिलिटेट कर सकते हैं इससे, और हम आइसोलेट कर सकते हैं जो करस्पॉन्डिंग जीन है उसे। द एरे ऑफ मेथड्स नाउ अवेलेबल टू एनालाइज बोथ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड इन अ न्यू discipline of whole cell chemistry। Now moving towards the next which we have is the complete sequence of an organism DNA, its genome is now available for organism। तो अब आज की डेट में हमारे पास क्या है, हमारे पास कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डीएनए जीनोम भी प्रेजेंट है, हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है, हमारे पास जीनोम प्रेजेंट है। चाहे वो कोई वायरस हो या फिर बैक्टीरिया हो या फिर कोई मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हो, genes are being discovered by millions, including many that encode protein with no known function। तो जो जीन है हमारे पास जो हम डिस्कवर कर रहे हैं, जो बिलियंस ऑफ जीन है, वो क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं, वो यही चीज़ इंक्लूड करते हैं कि जो प्रोटीन है इसमें क्या कोड्स प्रेजेंट हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनका कोई फंक्शन ही नहीं है। टू डिस्क्राइब द इंटायर complement encoded by an organism DNA, researchers have coined the term proteome। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट जो एक डीएनए इंकोड करता है, उसके लिए जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक टर्म कोड किया है जिसको हम प्रोटियोम कहते हैं, जो हम चैप्टर 9 में डिस्क्राइब करेंगे। ये एक नया डिसिप्लिन है जीनोमिक्स का और प्रोटियोमिक्स का, जो कि क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे के काम को। वर्क कैरिड आउट ऑन सेलुलर इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, और ये जो सेल की जो इंटरमीडिएट की मेटाबॉलिज्म होती है उसमें काम कर रही हैं। न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म टू प्रोवाइड अ न्यू एंड इंक्रीजिंगली कंप्लीट पिक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो हमें जो एक नया मेटाबॉलिज्म है वो प्रोवाइड हो रहा है, और ये क्या है, एक कंप्लीट पिक्चर है जो बायोकेमिस्ट्री की वो हमें दिख रही है एट द लेवल ऑफ केमिकल एंड इवन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म और केमिकल के ऑर्गेनिज्म और किसके, मतलब उसके सेल के और इवन ऑर्गेनिज्म की बायोकेमिस्ट्री पढ़ने में। तो हमें एक दिया हुआ है, एक करस्पॉन्ड्स दिया हुआ है हमें डीएनए और अम्यूनो एसिड सीक्वेंस का। तो ये डीएनए का सीक्वेंस है और ये प्रोटीन का, उसके अम्यूनो एसिड प्रोटीन का सीक्वेंस है। तो ये जो भी प्रोटीन है जो इनकोड कर रहा है स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है ये 3 न्यूक्लियोटाइड के जीनोम का जो हमें दिया है, और जेनेटिक कोड को हम चैप्टर 27 में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, ये क्या है हमारे पास, क्लीविंग प्रोटीन एंड सीक्वेंसिंग एंड ऑर्डरिंग द पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास,
फर्स्ट अमीनो एसिड का कंपोजिशन है और उसका जो अमीनो एसिड रेसिड्यू है हम उसको डिटरमाइन कर रहे हैं। उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड है, जैसे कि हमारे पास पहले हमें एक पॉलीपेप्टाइड दिया हुआ है, इसको हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, इसको सेपरेट कर रहे हैं अमीनो एसिड को। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, इस तरीके से आया। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या है कि जो पॉलीपेप्टाइड है उसमें 38 अमीनो एसिड रेसिड्यूज़ हैं। इसमें क्या है, ट्रिप्सिन जो क्लीव कर रहा है वो आर्जिनिन को कर रहा है और लाइसिन को कर रहा है और उनके 4 फ्रेगमेंट्स बना रहा है। साइनोजेनिक ब्रोमाइड क्या होता है, साइनोजेनिक ब्रोमाइड जो होता है ये वो नहीं है एक, दिस इज़ नॉट अ, ये हमें ऊपर दिया हुआ है पहले तो टेबल में कि ये जो साइनोजेनिक ब्रोमाइड है ये प्रोटीएजेस नहीं है, यानी कि प्रोटीन को क्लीव नहीं करता है। तो प्रोटीन को क्लीव नहीं कर रहा है ये। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव, हमने ये वाला जो FDNB जो है, इससे हमने जब हाइड्रोलाइज कराया अमीनो एसिड को, दैट इज़ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल ग्लूटामिक डिटेक्टेड, इससे हम डिटेक्ट कर रहे हैं इसको। तो ये क्या कर रहा है, ये जो अमीनो एसिड रेसिड्यू है दैट इज़ जो ई है ग्लूटामीन, उसको वो कर रहा है, मतलब क्लीव कर रहा है। इसका ये जो है क्लीव ये है, मतलब ये रिज़ल्ट है इसके, और ये क्या है, कंक्लूजन है। तो इसको इससे रिएक्ट करा के हमारे पास कंक्लूजन ये आया है कि इसमें ये अमीनो एसिड की रेसिड्यू प्रेजेंट है। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको रिड्यूस करा रहे हैं हम डाइसल्फाइड बॉन्ड को, अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है तो अब इसमें क्या है, ये जो क्लीवेज हो रहा है ये किससे हो रहा है, ट्रिप्सिन से हो रहा है क्लीवेज, और फिर वो सेपरेट किससे हो रहा है, एडमिन डिग्रेडेशन से। तो हमारे पास ये क्या है, सीक्वेंस आ रहे हैं, मतलब ये जो छोटी छोटी चेन्स हैं, मतलब यहाँ पर इन साइड्स को क्लीव किया ट्रिप्सिन ने, तो हमारे पास ये सीक्वेंस आए। जो T2 है, T2 किसके प्लेस में है, ये टर्मिनस है, क्योंकि इसमें क्या है, E जो है वो बिगनिंग में है T2 में, और जो T3 है उसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल है उसमें, क्योंकि इसके पास एंड में क्या है, R नहीं है, और इसके पास एंड में क्या है, K नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, जब हम इसको साइनोजन ब्रोमाइड से जब हम इसको सेपरेट करा रहे हैं, तो ये क्या है, ये वो नहीं है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये प्रोटियोजेज नहीं है, यानी कि प्रोटीन को क्या करता है, क्लीव नहीं करता है। बस C1 C2 C3 तीन सीक्वेंस आ गए। जो C3 है ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है ये T1 और T4 से। देखो यहाँ पे T1 और T4 से ये क्लीव कर रहा है, मतलब ओवरलैप कर रहा है C3। अलाउिंग देम टू बी ऑर्डर्ड। तो हमारे पास जो अमीनो एसिड सीक्वेंस जो हमारे पास आया वो क्या है, T2 T1 T4 T3, और जो ओवरलैप कर रहा है वो है C3, और ये क्या है, C2 एंड C1। तो ये है हमें, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि पहले हम क्या कर रहे हैं, अमीनो एसिड का जो कंपोजिशन है, अमीनो एसिड के जो टर्मिनल्स हैं, इन्हें हम इंटैक्ट करा रहे हैं। उसके बाद इनमें जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, अगर उनको हम ब्रेक करा रहे हैं, उसके बाद अगर हमारे पास जो दो साइटोनिन रेसिड्यूज़ हैं, उनकी जो पॉसिबिलिटी है लोकेशंस की, उनके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की, वो करा रहे हैं, और उनमें जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं 3 या उससे ज़्यादा जो साइटोसिन रेसिड्यूज़ हैं, उनकी जो पोजीशन है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की, उनको हम डिटरमाइन कर रहे हैं इस तरीके से। Then we have the next, which is this yellow box, that is working in biochemistry.